Hello students, welcome back you all at PC classes. Today we discuss about strategic decision making में क्या क्या issues आते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बिकॉज स्ट्रेटजी जो मेकिंग है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स अपनी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, तो उसमें हमको बहुत सारे इश्यूज आते हैं। वन बाय वन करके इन इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रैशनैलिटी। रैशनैलिटी होता है जब हम सोच समझ के कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको हम रैशनैलिटी बोलते हैं। और स्ट्रेटजी में रैशनैलिटी का बहुत मेन रोल है, बिकॉज जो पर्सन रैशनल है हर चीज़ सोच समझ कर इकोनॉमिक वे से एनालाइज करता है, एनवायरनमेंट को, बिजनेस को, वो अच्छी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करता है। करेक्टनेस, यस, हमारी जो स्ट्रेटजी है वो करेक्ट होनी चाहिए और वेरिएबल होनी चाहिए, यानी कि डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है। करेक्टनेस का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव्स हैं जो वेरियस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, उसके बाद उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अपने मन में उसके बारे में डिटर्मिनेशन करते हैं और उसको सही रूप से एनालाइज करके अच्छे से करेक्ट, अपनी तरफ से हर चीज़ अच्छे से एनालाइज करके इंटरप्रेट करके करेक्ट डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। तो करेक्टनेस। वेरिएबिलिटी, ये देखा जाता है कि हर एक सिचुएशन हर एक कंपनी के लिए अलग अलग है, बिकॉज जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका डिसीजन लेने का जो वे है वो भी अलग अलग है, कि बिकॉज एवरी ह्यूमन बींग्स डिफरेंट है एक दूसरे से, तो इसीलिए कोई एक फिक्स फॉर्मूला इसका नहीं है, वेरिएबिलिटी है। टाइमिंग, यस, टाइमिंग एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल है। टाइमिंग का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, जो डिसीज़न है वो सही टाइम पर लेना चाहिए। बिकॉज देखो, अगर मान लीजिए आपके कोई नया प्रोडक्ट बनने वाला है और तब आप कोई डिसीज़न नहीं लेते, आप डिसीज़न लेते हो बाद में, तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट आपको क्या हो जाएगा भाई, आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज आपने टाइम पे डिसीज़न नहीं लिया। तो टाइम ज़रूरी है, एक अच्छा कंस्ट्रेंट है स्ट्रेटजी में। क्रिएटिविटी, यस, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो ओरिजिनल हो, डिफरेंट हो, क्रिएटिव हो दूसरों से। पर्सनैलिटी, यस, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए भाई, पर्सनैलिटी वाइज अच्छी होनी चाहिए। यानी पर्सनैलिटी, एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी है ना, स्ट्रेटजी पर्सनैलिटी वाइज अच्छी हो, दैट मीन्स पर्सन्स ही स्ट्रेटजी बनाते हैं, और जो पर्सन स्ट्रेटजी बनाते हैं उनकी एज, उनकी एजुकेशन, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, उनका रिस्क लेने की कैपेबिलिटी, ये सब चीज़ें उनके पर्सनैलिटी का ही एक फैक्टर है। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी स्ट्रेटेजिक मेकिंग में बहुत ही इम्पैक्टफुल रोल अदा करती है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन, वेरियस अप्रोचेस। तो यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। स्कूल्स ऑफ थॉट्स में 10 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं जिसको स्ट्रेटजी फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है, जो कि मिन्सबर्ग और एसोसिएशन ने दिए थे। मिन्सबर्ग की बात करूँ तो हेनरी मिन्सबर्ग, जिन्होंने रोल ऑफ मैनेजमेंट भी दिए थे, उन्हीं का ही नाम है यहाँ पर। तो देखिए, स्कूल्स ऑफ थॉट में प्रिस्क्रिप्टिव स्कूल्स में प्लानिंग स्कूल, पोजिशनिंग स्कूल, डिज़ाइन स्कूल, डिस्क्रिप्टिव में कॉग्निटिव, इंटरप्रेन्योरल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, लर्निंग, पावर, और इंटीग्रेटिव में कॉन्फ़िगरेशन। आइए वन बाय वन करके इनको स्टडी करते हैं बच्चे। फर्स्ट में है प्लानिंग स्कूल। प्लानिंग स्कूल क्या होता है, प्लानिंग किसी भी स्ट्रेटेजी का इनिशियल स्टेप होता है, और ये मेनली 1960 में डेवलप हुआ था कि हमको कोई भी अगर स्ट्रेटेजी बनानी है या सब स्ट्रेटेजी टैक्टिक्स बनानी है तो हमको क्या करना चाहिए, हर चीज़ की प्लानिंग करनी चाहिए। और इसके बारे में एंसोफ ने अपनी मैट्रिक्स भी दी थी। ठीक है, तो इसमें जो मेन कॉन्ट्रीब्यूटर है वो कौन है, एंसोफ है, और इसमें स्वॉट एनालिसिस भी आ जाता है। फिर है आपका पोजीशनिंग स्कूल। पोजीशनिंग स्कूल है जो, वो एक एनालिसिस प्रोसेस है, एनालिसिस प्रोसेस की तरह उसे समझा जाता है। इसकी जो डेवलपमेंट है इस स्कूल की 1970 से लेके 1980 के बीच में हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके डिसीज है वो, उसमें मेन जो रोल है वो एनालाइज करने वाले का होता है, जिसे कि हम हिंदी में विश्लेषणकर्ता बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है वो एक प्लानिंग वे में बनाई जाती है। ठीक है, और जिसको हम चूज़ करते हैं, कॉम्पिटिटर अपने इंडस्ट्री के बेस पर चूज़ करते हैं, एनालाइज के बेस पर हम डिसीजन लेते हैं। इसमें जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो है शेंडल, हेफलन और पोर्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन हैं भाई, इसमें जो मेन कंट्रीब्यूटर है शेंडल, ठीक है, और हेफ्टन और पोर्टर। फिर है डिज़ाइन स्कूल। डिज़ाइन स्कूल का मतलब क्या है कि आपकी स्ट्रेटजी है वो किस टाइप से डिज़ाइन की गई है। तो इसमें जो कंपनी का सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, वैसे स्ट्रेटजी मेकिंग में टॉप अथॉरिटी सारी ही मेन रोल अदा करती है, बट सीईओ इज़ अ मेन इन दिस। यहाँ पर वो एक डायरेक्टर
निर्देशकर्ता की भूमिका अदा करता है, जजमेंट्स है और थॉट्स के बेस पर डिसीजन लेता है, स्ट्रेटजी बनाता है। इनफॉर्मल वे को ज़्यादा यहाँ पर क्या करता है, बढ़ावा दिया जाता है। और ये 1915 से 1960 के बीच में आपका डिज़ाइन स्कूल आया। इसमें जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो है सेल्जनिक और एंड्रीज। उसके बाद है कॉग्निटिव स्कूल। कॉग्निटिव जैसा कि आपको पता है माइंड से रिलेटेड है और ये यहाँ से डिस्क्रिप्टिव स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं। कॉग्निटिव स्कूल्स में बोला गया कि जैसे इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन और अपनी जो मेंटल एबिलिटी का पार्ट है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एक मेंटल प्रोसेस है। बिकॉज कॉग्निटिव क्या है, मेंटल टर्म है एक, यानी कि मानसिक एक टर्म है, दिमाग से जुड़ी हुई एक टर्म है। तो यहाँ पर 1940 से 1950 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। यहाँ पर जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में मेन जो भूमिका होती है वो फिलोसोफर्स की होती है। ये माना गया कि यहाँ एक्सपीरियंस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन के बेस पर स्ट्रेटजी बनाने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसमें जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो साइमन, मार्च एंड साइमन का है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कॉग्निटिव स्कूल के मेन कंट्रीब्यूटर्स कौन है, तो यहाँ पर कब ये पॉलिसीज आई, कौन सा स्कूल कब आया और इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स है और कौन मेन कंट्रीब्यूटर्स है, ये तीन चीज़ें हर एक स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योर स्कूल। एंटरप्रेन्योर होता है उद्यमी, जो रिस्क लेता है, जो एक अच्छा लीडर होता है और जो अपना जो बिजनेस है वो एस्टैब्लिश करता है। इसकी जो डेवलपमेंट 1950 में हुई है और यहाँ पर जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो होते हैं स्कम्प्टर, कोल एंड अदर्स। और यहाँ ये माना गया कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एक एंटरप्रेन्योरशिप की मेन क्वालिटी होती है, एंटरप्रेन्योर की, एक उद्यमी की, जो इंडस्ट्रीज लगाता है, जो रिस्क लेता है, एक अच्छा लीडर, मोटिवेटर होता है। यहाँ पर वो अपने नॉलेज का, अपनी इमेजिनेशन का, अपनी एक्सपीरियंस का पूरा यूज करेगा। ठीक है, इसके बाद है आपका कल्चरल स्कूल। बोला गया कि यहाँ पर जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है वो एक क्या है भाई, सामूहिक यानी कि ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप प्रोसेस है। ये 1960 में आया। यहाँ पर कोलेक्टिव हम सब मिलकर क्या करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। कोई एक बंदा, एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटजी नहीं बनाता है। तो ये दी थी रहमान और नॉर्मन का जो मेन कंट्रीब्यूशन इसके अंदर रहा है। देन है एनवायरमेंटल स्कूल। एनवायरमेंटल स्कूल है जो आपका, इसको हम बोलते हैं कि जो स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से लिंकअप करती है। जिस एनवायरनमेंट में फॉर्म है तभी हम एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए ईसेप मैट्रिक और आपकी ईसेप मैट्रिक्स और आपका स्वॉट एनालिसिस हम करते हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आया 1960 से 1970 में। और स्वॉट के बारे में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अब रिपीट नहीं करेंगे। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने ये दी थी। तो यहाँ पर जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो है हेमन और फ्रीमैन। नाउ नेक्स्ट वन इज लर्निंग। लर्निंग स्कूल जो है आपका भाई, ये भी डिस्क्रिप्टिव स्कूल का ही पार्ट है। यहाँ पर बोला गया जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है वो बिजनेस के डेवलपमेंट या प्रोसेस को मेन मानता है। इसमें हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल चीज़ों को, कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, डेवलपमेंट होती है, तब जाके लर्न करके स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होती है। तो हर एक स्कूल का अपना मानना था। किसी ने कहा कि स्ट्रेटजी एनवायरनमेंट से ज़्यादा इफेक्टिव होती है, किसी ने कहा स्ट्रेटजी मिलकर बनाई जाती है, कोलेक्टिव कल्चरल प्रोसेस है, किसी ने कहा कि जो स्ट्रेटजी है वो कॉग्निटिव यानी माइंड से रिलेटेड है। तो हर किसी का अपना देखने का नज़रिया था। यहाँ बोला गया कि जो स्ट्रेटजी है वो लर्निंग से रिलेटेड है, लर्न करके हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। अगेन ये साइट एंड मार्च क्यून और प्रहलाद हेमल और लिन पुलोम इसमें मेन कंट्रीब्यूशन रखते हैं। देन इसके बाद है पावर स्कूल। इसी का ही एक पार्ट है जो आपका पावर स्कूल है। ठीक है, किसका, डिस्क्रिप्टिव का। तो पावर स्कूल में बोला गया कि एक नेगोशिएशन होता है, बातचीत। ठीक है, ये 1970 से 1980 तक आया। ठीक है, और इसमें बोला गया कि बीच में आया था कि माइक्रो लेवल यानी कि छोटे लेवल पर एक टाइप से एक पावर होती है जिसके पास में राइट्स होते हैं उस पर्सन के पास, और वो माइक्रो लेवल पर पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ये रोल होता है कि वो सभी क्या करें, स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करे। लेकिन यहाँ पर ये माना गया कि जो पावर जिसके पास है, मेन जो टॉप अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, वो पावर जिसके पास है उनका स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में ज़्यादा रोल होता है। और मैक्रो लेवल पे बोला गया कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सोच समझकर केयरफुल तरीके से स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन बनानी चाहिए। तो इन्होंने
माइक्रो और मैक्रो लेवल के दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिए। यहाँ पर सेल्निक, एस्टली और एलिसन इसमें मेन कंट्रीब्यूशन रखते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉन्फ़िगरेशन स्कूल। कॉन्फ़िगरेशन स्कूल है भाई, वो आपका पार्ट है इंटीग्रेटिव स्कूल का। इंटीग्रेटिव होता है सबको जो मिलाकर चलते हैं। ये 1960 से 70 के बीच में मोस्टली जो स्कूल है आपने देखे होंगे वो 60 टू 1950 से लेके 70 के बीच में सारे आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो 60 से लेके 17 के बीच में ये आया। इसमें बोला गया कि जो स्ट्रेटजी है वो एक विशेष टर्म है। यहाँ पर जो 9 स्कूल या फिर जो थॉट्स हैं उनके साथ में आपस में जो इंटरेक्शंस हैं चेंज करने की ये सारी बातें बताई गई है कि इसमें बोला गया कि ऊपर के इंटीग्रेटिव का मतलब होता है सब चीज़ों को मिलाकर इकट्ठा करके चलना। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि ऊपर के जितने भी 9 के 9 स्कूल्स हैं, टोटल 10 है ना, तो ये क्या है 10 स्कूल जो है आपका, ये ऊपर के 9 स्कूल है, उन सबके साथ में एक सबके एलिमेंट्स को लेकर चलता है, जिसने माना है कि यह स्ट्रेटजी पावरफुल भी है, स्ट्रेटजी लर्निंग से भी बनती है, स्ट्रेटजी एनवायरनमेंट से भी अफेक्ट होती है, स्ट्रेटजी कलेक्टिव बनाते हैं, स्ट्रेटजी कॉग्निटिव प्रोसेस भी है क्योंकि इंटीग्रेटिव है, एकीकृत है। तो ये इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा है वो शेंडलर, मिट्सबर्ग और मिलर, माइल्स एंड स्नो का रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही हमने किया है इश्यू ऑफ स्ट्रेटजी एंड स्कूल्स ऑफ वेरियस स्कूल्स और थॉट्स इन द स्ट्रेटजी मेकिंग। 2 टॉपिक आपके यहाँ कवर हुए हैं और नेक्स्ट जो आपका क्लास रहेगी उसमें आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्ट विद योर स्टडी। तो आज के लिए इतना ही, वी विल मीट सून इन अवर नेक्स्ट क्लास।